आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन देश भर के किसानों में असंतोष दिखाता है कि ना उनके हालात कल ठीक थे, ना आज अच्छे हैं। आज से 56 साल पहले एक कवि इस दुनिया को छोड़ गए। गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि कहा था। नाम मैथिली शरण गुप्त था। उन्होंने एक कविता लिखी, किसान। जरा सी भारी हिंदी में है, लेकिन अगर किसानों का कष्ट आप समझ पाते हो तो उसका भाव भी पकड़ लेंगे। वो मैं आपको इस पॉडकास्ट के अंत में सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो सुनाने वाला हूं वो एक बातचीत है। बातचीत छोटी सी है लेकिन सीरियस है। संसद में पेश किए गए उन 3 बिलों के इर्द गिर्द वो बातें घूमेंगी जिन्हें सरकार किसानों के फायदे में बता रही है और विपक्ष नुकसान में। ये फायदे में है या नुकसान में है या जो भी है, इसका फैसला हम आप पर, किसानों पर और भविष्य पर छोड़ते हैं। मेरे साथ थोड़ी देर पहले डॉक्टर जसविंदर सिंह थे। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। कृषि और किसानों के हर विषय पर गहरी जानकारी रखते हैं। मैंने उनसे इन बिलों के बारे में पूछा, ये भी समझा कि इन्हें वो किसानों के हित में मानते हैं या नहीं, और आखिरकार क्या वजह है कि किसान देश में इतनी बड़ी संख्या रखते हैं लेकिन फिर भी उनकी आवाज दिल्ली की कोई सरकार नहीं सुनती। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। सर, केंद्र सरकार जो है मॉनसून सत्र में ये 3 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पास कराना चाह रही है, और तीनों के नाम कुछ इस तरह हैं कि किसान उपज व्यापार और वाणिज्य बिल 2020, आवश्यक वस्तु बिल 2020 जो संशोधन है, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता बिल 2020। तीनों बिलों को लेकर एक कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री मोदी का जहां ये कहना है कि भ्रम फैला रही हैं विपक्षी पार्टियां, क्योंकि ये तो बिल जो है किसानों के भले में है। दूसरी तरफ जो किसान संगठन है वो ये कह रहे हैं कि इन बिलों के आने के बाद किसानों की जो स्थिति है, जो पहले खराब है, और खराब हो जाए। तो एक तो मैं ये चाह रहा था कि इन तीनों बिलों को एक एक करके थोड़ा सा आसान भाषा में आप समझा दें कि ये हैं क्या। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मौके पे बोलने के लिए, जो आपने मौका दिया है। जी सर। और ये जो तीनों बिल आपने, चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट की बात करें या बिल की बात करें, या फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 का है, या फिर जो तीसरा जो बिल आपने जिसका जिक्र किया है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये तीनों बिलों का जो बेसिक पर्पस है वो एग्रीकल्चर ट्रेड को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंटेंशन है वो ये है कि अभी तक जो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टेट लेवल पे एक एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी लॉज या एक्ट, उसके तहत फार्मर्स को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं। इन इश्यूज को लेके फार्मर्स में एजिटेशन इसलिए है क्योंकि अब जो है ये गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को बीच में लाके फार्मर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में या फर्म्स के बीच में डायरेक्ट एग्रीमेंट करवाने का प्रोविजन का प्रावधान कर रही है। और उसमें ये माना जा रहा है कि जब नेशनल लेवल पे हमारी ई मार्केटिंग के जरिए जब हमारी मार्केट एस्टेब्लिश होगी तो किसानों को अपने ई ट्रेड के जरिए जो उनके बायर्स हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में बाकी एंटिटीज हैं या कोई और प्रोसेसर्स हैं, तो वो चाहे वो एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करें या एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस है उसको प्रोक्योर करें, उनके बीच में एक सीधा एग्रीमेंट होने का प्रावधान है, जिसमें फार्मर को ये पूरी लिबर्टी होगी, उसको पूरी आज़ादी होगी कि वो अपनी प्रोड्यूस का एक सबसे पहले जो है वो पहले निर्धारित कीमत पे एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। जी। और उस एग्रीमेंट के जैसे जिस तरीके से कल हमारे कृषि मंत्री ने लोकसभा में बताया था जब ये अध्यादेश पास हो रहा था, तो उस टाइम ये बात हुई थी कि ये फार्मर की जो जमीन है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जो उसकी कीमत होगी
अगर उसकी जो निर्धारित कीमत है तो अगर उससे वो जो एग्रीमेंट है, जो करार करता है, वो उससे कम कीमत नहीं देगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा किसान को, और अगर उससे कम देता है तो फिर उसके उसके उसमें जो झगड़ा होता है या हमारा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, वो 3 स्तर पे गवर्नमेंट ने उसको एस्टैब्लिश करने की बात की है कि या तो वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनेंगे फार्मर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या फिर इसमें बाद के लेवल में अगर वहां भी ये फैसला नहीं होता तो कोर्ट के रिड्रेसल सिस्टम में भी आ सकती है ये बात। तो कुल मिला के जो है वो ये है कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो 23 जो हमारी कृषि वस्तुएं हैं उनके ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो अनाउंस करते हैं, और खास करके जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें इन फसलों को गवर्नमेंट सरकार जो है वो या सरकारी एजेंसी पूरी तरह प्रोक्योर करती हैं, उनसे खरीदती हैं एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। तो फार्मर्स को ये लगता है कि जब हमारा एग्रीमेंट इन कंपनियों के साथ, इन ट्रेडर्स के साथ, इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स या प्रोसेसर्स के साथ हो जाएगा, तो सरकार बीच में हमें ये नहीं इंश्योर करवा पाएगी कि हमें मिनिमम जो समर्थन मूल्य है वो कॉन्ट्रैक्टर देगा या नहीं देगा। तो सर एक तरफ तो ये जो बिल है ये मार्केट को खोलता है, और दूसरी तरफ ये है कि ये किसानों में ये डर पैदा करता है कि अब सरकार जो है उस स्थिति में नहीं रह जाएगी कि वो हमारी मदद कर सके। बल्कि किसानों का ये खदशा है कि सरकार जो है वो धीरे धीरे जो समर्थन मूल्य उससे पीछे हट रही है। वो जब ये हमारे प्राइवेट ट्रेडर्स या कंपनी डायरेक्टली फार्मर्स के साथ करेंगी, तो वो जब उनको समर्थन मूल्य नहीं देंगी या एक एग्रीड प्राइस नहीं देंगी, तो किसान किसी और जगह पे जाके अपने झगड़े का सुझाव ढूंढेगा। तो वो उसके लिए, एक छोटे किसान के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पॉसिबल नहीं होता, उसके पास उसकी आर्थिक सिचुएशन नहीं होती, इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी इतनी खराब होती है कि वो कहीं भी जाके अपने झगड़े का जो है वो। तो छोटे किसान के लिए ज्यादा बड़ी समस्या है ये, बड़े किसान के लिए उतनी बड़ी नहीं है। छोटे किसान के लिए भी समस्या है। बड़े किसान को ये है कि बड़े किसान वैसे तो आज हिंदुस्तान में तो बहुत बड़े किसान रह नहीं गए हैं, खेती ज्यादातर कर्जे में डूबी हुई है। नहीं, पंजाब में और हरियाणा में भी यही स्थिति है, बाकी का तो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा में भी तकरीबन जो हमारे 90 से 95% किसान हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे और सीमांत प्रोड्यूसर्स हैं। बहुत सारे उनमें से पार्ट टाइम जो है वो एग्रीकल्चर फार्म्स के ऊपर या किसी और जगह पे जाके ऑफ सीजन में वो काम करते हैं, तब उनके घर का जो है गुजारा चलता है। तो इतने बड़े किसान नहीं है, 4 या 5% हैं जिनके पास इस चीज की कैपेसिटी है कि वो इन चीजों को सहन कर लें। सबसे बड़ी इसमें जो समस्या जो है ना किसानों को ये है कि खाली गेहूं और धान को छोड़ के 21 चीजें और भी हैं जो हमारी खेती की वस्तु हैं, जिनके ऊपर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस तो करती है, मगर ट्रेडर्स वो उसको परचेज नहीं करते, सरकारी एजेंसी भी उनको परचेज नहीं करती, और उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे कहीं आके जो है वो प्रोड्यूस बेचनी पड़ती है। और इसकी जिंदा एग्जांपल आज की डेट में मक्की की है। मक्की जैसे आप देखते हो कि जो सेमी एरिड एरियाज हैं या जहाँ हमारे सिंचाई के साधन ज्यादा नहीं होते या हम सिंचाई को थोड़ा संकोच से यूज करना चाहते हैं, तो वो मक्की एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। आज हरियाणा पंजाब के बहुत सारे हिस्सों में, होशियारपुर में खास करके पंजाब में मक्की बीजी जा रही है, उसका 1850 रुपये समर्थन मूल्य है, मगर वो बिक किस प्राइस पे रही है, तकरीबन 650 से लेकर 950 रुपये प्रति क्विंटल वो बिक रही है। तो किसानों को ये है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार अनाउंस भी कर देती है, तब भी यहाँ उनके पास इतनी समर्था नहीं होगी कि ये बड़े ट्रेडर्स या कंपनियों के साथ जो है वो झगड़ा कर पाएंगे।
ठीक है। और बाद में जो है ये मोनोपोलीज की तरह एक सिचुएशन इमर्ज हो जाएगी। हाँ, तो कुल मिलाकर बात जो मुझे आपसे करके समझ में आ रही है वो ये है, ये डर जितना आज को लेकर नहीं है उतना कल को लेकर है, कि कल जो है, जो आज फायदे गिनाए जा रहे हैं, कल वो नुकसान में भी तब्दील हो सकते हैं। अच्छा, किसान संगठनों की और पॉलिटिकल पार्टीज की बात तो अलग है। आप कृषि और किसान को इतना ज्यादा समझते हैं और तवील वक्त हो गया है देखते समझते। मुझे सिर्फ आपसे समझना है, आपको निजी तौर पर क्या लगता है कि ये बिल फायदे का सौदा है किसानों के लिए, समझ नहीं पा रहे हैं वो, या फिर वाकई जो समस्याएं हैं है दम है, समस्याएं हो सकती हैं? समस्याएं तो हैं, और मुझे लगता है कि अगर सरकार ने जो बिल पास किए हैं, जो कानून बनाए हैं, इन तीनों कानून, चाहे एसेंशियल सर्विसेज की बात करें या फार्मर्स के प्रोटेक्शन की बात करें या ट्रेड और कॉमर्स की बात करें, तीनों कानूनों की सफलता इस चीज के ऊपर निर्भर करेगी कि सरकार जो है, चाहे वो हमारे प्रदेश सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, उनको एग्रीकल्चर की जो कृषि वस्तुएं हैं उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो एक पॉलिसी है वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए। क्योंकि बाकी देशों में भी जब भी कहीं फार्मर्स को लॉस होता है तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उनको कंपनसेट करती है। हमारे जितने भी ये विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनमें बहुत कम पॉपुलेशन है जो खेती पर निर्भर है। तो हमारी तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जो खेती पर कृषि प्रधान देश ही है। हमारा तो कृषि प्रधान देश है, और आज भी तकरीबन हमारी जो 55% पॉपुलेशन है वो खेती के कृषि के ऊपर निर्भर है। वो तो बात और नहीं, हमारा तकरीबन 15% जो जीडीपी का हिस्सा है वो कृषि से आता है। कंट्रीब्यूट। सर, कृषि प्रधान देश बोलते बोलते मुझे याद आया कि देश तो एक कृषि प्रधान है, लेकिन पिछले मतलब 4-5 सालों से जो देखने में आ रहा है, और आप तो देख ही रहे होंगे, कि पहले हमने देखा कि दक्षिण भारत के बहुत सारे किसान थे जो दिल्ली में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपना। उसके बाद हमने एक नजारा देखा कि मुंबई में महाराष्ट्र के हजारों लाखों किसान आकर वहां जमावड़ा कर रहे थे। अब जो है पंजाब और हरियाणा के किसान हलकान हैं, और फिर इस इधर उधर भी जो किसानों के आंदोलन है छिटपुट वो भी चल ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा था, गोलियां चली थी वहां। तो ये जो पिछले 5-7 सालों में एक असंतोष दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, निजाम बदल गया, पहले कांग्रेस की थी, किसानों की स्थिति तो वहां भी कोई बहुत अच्छी थी नहीं, लेकिन ये पार्टी जो आई, ये एनडीए गठबंधन आया, अकाली दल उसमें सहयोगी है, जो बेसिकली इसका कोर वोटर जो है वो किसान है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ना तो पहले स्थिति अच्छी थी। मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं कि एनडीए के कार्यकाल में जो सबसे ज्यादा असंतुष्ट तबका है वो किसान दिखता है। 3-3, 4-4 बड़े आंदोलन तो हमारे सामने हुए हैं। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या है दिक्कत, समस्या क्या है, किसानों को संतुष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं हो रहा है, और पूरे देश में? देखिए, पहले जब कृषि जो थी वो हमारा एक केंद्र होती थी। अगर आप देखो कि 70s में या 80s में, उन 2 दशकों में जो हमारी खेती जो है उसमें पार्लियामेंट की लॉबीज होती थी, और वो कभी भी कोई भी ऐसा फैसला नहीं करते थे जिससे खेती को नुकसान हो। या धीरे धीरे जो है ये जो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसको हम कहते हैं, खेती और उद्योग के बीच में धीरे धीरे ये खेती की तरफ, उद्योग की तरफ जो है शिफ्ट होना शुरू हुआ। अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि मोदी सरकार, जैसे आप जिसका आपने जिक्र किया है, वो एकदम हर चीज को बिल्कुल लिबरल कर देना चाहती है, और हमारे किसान अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो मार्केट की डिक्टेशन के ऊपर चले। मार्केट में तो बहुत वेरिएशन आती है। आप देखो कि जब फसल आती है तो मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं होता, फसल रुल रही होती है मार्केट में। तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार उसकी प्रोक्योरमेंट करे, और अगर इसमें प्रावधान ये हो जाता है तीनों ही इसमें कि फार्मर्स को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम अश्योर करेंगे, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन सभी कमोडिटीज में कंटिन्यू रहेगा, और साथ साथ जो है सरकार जब भी चाहे उसको इंटरवीन करे। वो ऐसा ना हो कि हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारी मेन प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, या स्टेट सप्लाई बोर्ड हैं या उनकी एजेंसी है, वो पीछे हट जाए, और कोई भी ऐसी सिचुएशन ना रहे कि जिससे जो है हमें नुकसान होना शुरू हो जाए। अब जियो का केस देखो, कम्युनिकेशन सेक्टर में क्या हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर में
जियो आया, उसने बिल्कुल हम्म। तकरीबन नाम बराबर प्राइसेस मार्केट में अनाउंस की, और ये जितने वीडियोकॉन या बाकी लोग थे वो बहुत हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे थे, वो भी अनरीजनेबल था। आज ये सिचुएशन हुई है कि वो कंपनीज को बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़ी है, और जियो ने अपनी कीमतें जो हैं वो 5-6 गुना बढ़ा दी हैं। तो कंपटीशन ही होता नहीं बचा क्या है कि इनिशियली तो आपको वो लगेगा, पर बाद में क्या है कि वो बिल्कुल एकाध खार की तरह अपनी मोनोपलीज जमाना शुरू कर देती हैं, और फार्मर्स के पास फिर कोई चॉइस नहीं रहती। ये एक किस्म से सिंगल सेलर, क्योंकि इनमें कार्टल्स बन जाते हैं, एकाध कार बन जाते हैं, और फार्मर्स क्योंकि स्कैटर्ड हैं, वो जो भी अपनी कीमत जो भी फसल उगाएंगे उनको वो बेचनी है, क्योंकि ना तो उनके पास स्टोर करने की क्षमता है, ना उनके पास जो उसको आगे प्रोसेस करने की क्षमता है। ये तो है। और ये विनाश होने वाली वस्तुएं होती हैं, ये पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, जिनको किसान कभी भी अपने पास नहीं रख सकता, ना उसकी क्षमता जो उसकी आवश्यकता है वो बहुत कम होती है। इसलिए किसान इस चीज को लेके एजिटेटेड हैं कि अगर अब नहीं तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा अगर सरकार इस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन से दूर हो जाती है। जी सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अभी आपने एक बात कही, ठीक भी है कि किसान हमारे यहाँ जो है वो इकट्ठा नहीं है, संगठन नहीं है, लेकिन पंजाब है, यूपी है, हरियाणा है, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा एक तबका है किसानों का। भाई गन्ने वन्ने में तो सबसे आगे है महाराष्ट्र उपजाने में। और इतने सारे राज्य हैं, इतना किसान है, फिर भी ऐसा क्यों है? मतलब ये तो वोट भी देते हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उनकी आवाज इतनी कमजोर पड़ जाती है कि कोई भी सरकार उनके दबाव में दिखाई नहीं देती है। अब अगर अकाली दल हटता दिख रहा है या फिर कांग्रेस भी वॉकआउट करती दिख रही है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस सिंबॉलिक जैसा कुछ है। ये तो बिल पर तो बात पहले से हुई रही होगी ना, चर्चा तो पहले से भी चल ही रही होंगी ना, ये कोई नई चीज तो है नहीं। तो पहले से इस चीज को लेकर क्यों ये चिंता नहीं दिखाई जाती? वो फिक्र हमें असली क्यों नहीं लगती सर? किसान वोट भी देता है, इतनी बड़ी संख्या में भी है, हम कृषि प्रधान देश भी हैं, गांवों के देश भी हैं, फिर दिल्ली तक वो आवाज उतनी सशक्त क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? ये मेरा आखिरी सवाल है। ये देखिए कि ये अब हमारा देश जैसे जैसे विकसित हो रहा है, जैसे जैसे हमारे विकास बढ़ता जा रहा है, तो इसमें ये जरूरी है, ये हर देश में ये नेचुरल है कि या तो जो हमारा सर्विसेज का सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हावी होता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो इतना नहीं बढ़ा, मगर सर्विस सेक्टर में जरूर एक्सपेंशन हुई है और एग्रीकल्चर की महत्ता कम हुई है। और महत्ता कम इस तरीके से नहीं हुई, अगर आप देखो कि कोविड के केस में अगर आज हिंदुस्तान बचा है तो वो गाँव की वजह से बचा है, वो कृषि की वजह से बचा है। कितने सारे लोग जो इंडस्ट्रीज में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जो काम कर रहे थे लेबर, वो शहरों को छोड़ के, अपनी औद्योगिक इकाइयों को छोड़ के गाँव में गए हैं। वो किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं, और सभी प्रदेशों की यही हाल था। और गाँव ने इन लोगों को जो है वो एक ठिकाना दिया कि आओ आप बसो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके लिए ये एक राष्ट्रीय आपदा है, हम आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो सरकार का ये जो रवैया है कि एकदम जो है फार्मर्स को जो उनकी प्रोड्यूस है उससे पीछे हट जाना, ये बहुत गलत बात है। अब देखो कि जीडीपी में जो सबसे ज्यादा गिरावट आई है वो इन्हीं सेक्टर्स में आई है, और एग्रीकल्चर ने अभी भी जो है वो तकरीबन 3 से 4% जीडीपी बढ़ा है। और इसका इतना पोटेंशियल है कि अगर हम इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन तभी होगी जब हम फार्मर्स को कुछ अश्योर कर पाएंगे, उनको कुछ किसी चीज का आश्वासन दे पाएंगे कि जो आप प्रोड्यूस करोगे वो मार्केट में बेचने के लिए सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार खरीदेगी, तो खुद उसका प्रावधान करेगी। तो ये मैं पॉलिटिक्स में राजनीति की बात ना करता हुआ, वो कोई भी सरकार है, उनको ये अगर इग्नोर करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में जो है ये एक बहुत ही इम्बैलेंस, जिसे कहते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस होगा, और इससे रोजगार बढ़ने की बजाय जो है रोजगार के अवसर और भी कम होंगे, और खेती इस तरीके से खराब होती है। तो हमारी तो यही है कि अगर हम उसको स्ट्रिक्टली देखें तो एग्रीकल्चर में बहुत कम निवेश से काफी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, एग्रो प्रोसेसिंग के थ्रू, फूड प्रोसेसिंग के थ्रू,
ऐसे हम उद्योग सेटअप करें जिसमें उद्योग और खेती के बीच में आपस की जो डिपेंडेंसी है, जो उनके लिंकेजेस हैं, वो स्ट्रांग हो, ताकि लोगों को उसी जगह पे गांव में देहात में जो है उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। तो सरकार को अपना थोड़ा विजन इस तरफ झुकाने की जरूरत है। इसी तरीके से जो स्किल कोर्सेज हैं, जो स्किल की हम बात करते हैं कि किसानों को हम छोटे छोटे जो है साथ में स्किल की ट्रेनिंग दें, ताकि उनकी जो आमदन में जो वृद्धि है वो हो पाए। मोदी जी ने ये कहा था कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम दुगनी कर देंगे, और 2022 आने वाला है, और अगर यही हालत चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि किसानों की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, या उनकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी, जिससे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो भी दुगना हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम खेती को प्रोटेक्शन दें, इंश्योरेंस प्रॉपरली मेंटेन करें, ना कि कंपनियों के इंटरेस्ट को खरीदें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस लंबी बातचीत के लिए, इतनी बारीकी से हमें समझाने के लिए। बहुत धन्यवाद ठाकुर जी, आपको मुझे। थैंक यू सो मच सर। ये थे डॉक्टर जसविंदर सिंह, दिल्ली के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। संसद में पेश हुए ताज़ा बिलों पर अपनी बात रख रहे थे। अब आपको सुनाता हूं वो कविता जिसका जिक्र शुरू में छेड़ा था। नाम है किसान, लिखने वाले थे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहां, खाते खवाई बीज ऋण से हैं रंगे रखे जहां। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सजल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना बह रहा। देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे। घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को गरज कर वज्र वर्जन कर रहा। तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थरथराता गात है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, ये लाभ कैसा है न जिसका मुंह अब भी त्यागते। संप्रति यहाँ क्या हो रहा है कुछ ना उनको ज्ञान है वायु कैसी चल रही इसका न कुछ भी ध्यान है। मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है, शशि सूर्य है फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है। कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com पर जरूर लिखें। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आज तक रेडियो सुनते रहें। शुक्रिया। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।